नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, नकली राजा असली ठग पार्ट 2। अगले ही क्षण टब्बर सिंह ने वह जादुई लबादा महाराज पर उछाल फेंका। अबला का तबला, झबले का बबला, गूं गा छू छा फू चल बन जा बकरा। जब टब्बर सिंह ने वह जादुई लबादा राजा चतुरसेन के ऊपर से हटाया तो मैं वह दृश्य देखकर सब आश्चर्य व क्रोध से भर गए। हा हा हा, देखा आप सबने इस जादुई लबादे का कमाल। यही है ठग चंपत राम। बताइए अब इसे क्या दंड दिया जाए? इसे इसकी मक्कारी की सजा मिलनी ही चाहिए। इसे इसी प्रकार आजीवन बकरा बना रहने दो। सैनिकों, इस बकरे को तुरंत जानवरों के बाड़े में छोड़ाओ। और इस प्रकार चंपत राम का राजा के सिंहासन पर अधिकार हो गया। फिर दरबार बर्खास्त करने के पश्चात, बधाई हो सरदार, अब तो आप इस नगर के राजा बन गए हैं। खामोश रह मूर्ख टब्बर, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ राजपाट संभालने नहीं बल्कि राजा का खजाना साफ करने आए हैं, समझे? उधर महल में यह सब षड्यंत्र चल रहा था, जबकि इधर महल से कुछ ही दूर धीर जी वीर जी। उफ, इस बार का सफर तो बहुत लंबा था वीर जी। सच कहते हो धीर जी, लेकिन पड़ोसी राज्य की उस अफवाह की सच्चाई का पता तो चलाना ही था। कमबख्त न जाने किसने वह अफवाह उड़ा दी थी कि पड़ोसी देश का राजा हम पर आक्रमण करने वाला है। धीर जी वीर जी राजा चतुरसेन के विशेष जासूस थे, लेकिन बहुत ही होशियार। सूंघकर ही किसी षड्यंत्र का पता चला लेने में माहिर थे। सारी अफवाहें केवल अफवाहें ही थी। अब जब हम महाराज चतुरसेन को यह सूचना देंगे तभी उनके दिल को राहत पहुंचेगी। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों पुनः अपने घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करते ही, कल अगर उन सन्यासी बाबा ने जादुई लबादे का चमत्कार न दिखाया होता तो असली महाराज का पता चलना मुश्किल था। हाँ भाई, ठीक कहते हो। अब कमबख्त वह ठग चंपत राम बकरा बना सारी उम्र घास ही खाता रहेगा। हा हा हा। यह सब बातें सुनते सुनते धीर जी वीर जी की जासूसी नाक बुरी तरह से फड़क उठी और मुझे महल में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है वीर जी। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, किंतु महाराज से मिलने के पश्चात ही कुछ तय करेंगे। इस समय वे विश्राम कक्ष में होंगे, हम वहीं चलते हैं। लेकिन जब वे विश्राम कक्ष में पहुंचे तो वहां किसी को न पाकर दोनों हतप्रभ हो उठे। सुनो भाई, ये महाराज इस समय कहाँ है? रंगशाला में। अरे रंगशाला में? यह तो महाराज के विश्राम का समय है। हाँ, और यह क्रम पहले कभी नहीं टूटा। दोनों तुरंत रंगशाला पहुंचे। उस समय वहां नृत्य लीला चल रही थी। वाह वाह, अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह। उसी समय दोनों ने वहां प्रवेश किया। महाराज को हमारा प्रणाम। कौन है यह गुस्ताख जिसने हमारे मनोरंजन में विघ्न उत्पन्न किया? हम हैं महाराज, धीर जी वीर जी। कौन धीर जी वीर जी? ओह अच्छा अच्छा, कहो क्या काम है इस वक्त? आश्चर्य है, सन्यासी होकर रंगशाला में नृत्य का आनंद लूटा जा रहा है। दूसरा आश्चर्य, महाराज तो जानते हैं कि हम किस कार्य से नगर के बाहर गए थे। उन्हें तो हमें देखते ही पड़ोसी देश की गतिविधियों के विषय में पूछना चाहिए था। दूसरे ही पल वीर जी ने बात बदलते हुए कहा, महाराज, आपने जो हमें 100 गधों के सींग नापने का कार्य सौंपा था, हमने पूरा कर लिया है। 100 गधों के सींग नापने का कार्य हमने तुम्हें सौंपा था? कब? 100 गधों के सींग? आश्चर्य है महाराज, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर कब से हो गई? मैं यह क्या घपला है? ये दोनों कान खजूरे क्या बक बक कर रहे हैं? क्या राजा ऐसे सनकी कार्य भी करवाता रहता है? पर मुझे तो इस विषय में कुछ नहीं पता। अब क्या करूं? इनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, वरना पोल खुल जाएगी। अगले क्षण चंपत राम खिसियानी हंसी हंसता हुआ बोला, ओह ही, हम तो भूल ही गए थे। हम भी कितने भुलक्कड़ हो गए हैं। हे। हाँ तो वीर जी धीर जी, भला नाप कितना निकला 100 गधों के सींगों का? शीघ्र ही मालूम पड़ जाएगा महाराज, पहले जरा हम हिसाब किताब तो जोड़ लें। ठीक है, हिसाब किताब लगाकर हमें शीघ्र बताओ, अब तुम जा सकते हो। चलो बला टली। दोनों तुरंत रंगशाला से बाहर निकल गए, लेकिन बला अभी टली कहाँ थी?
यह हमारे महाराज नहीं है धीर जी, बल्कि उनके वेश में अवश्य ही यह ठग चंपतराम है। अगर ऐसा है तो फिर यह बकरे का क्या किस्सा है? हमारे महाराज क्या वास्तव में बकरा बन गए हैं? नहीं धीर जी, इसमें अवश्य कोई रहस्य है और हमें इस रहस्य की तह में जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें महाराज का पता लगाना होगा। उनके प्राण अवश्य ही संकट में हैं। न जाने इन जालिमों ने उन्हें कहाँ कैद कर रखा होगा। क्यों न हम राज सिंहासन से ही अपनी खोज आरंभ करें। यह निश्चय कर दोनों राज सिंहासन के पास पहुंचे। इसी पर बैठे बैठे महाराज उस जादुई लबादे के कारण बकरा बन गए थे। हाँ, लेकिन यह प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, हमारा नहीं। किंतु काफी समय तक राज सिंहासन का निरीक्षण करने के पश्चात भी उन्हें कुछ न सूझा। मुझे तो यहाँ कोई रहस्य दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्य तो इसी बात का है। इधर टब्बर सिंह जो काफी देर से उन पर नजर रखे हुए था। ओह, तो ये महाराज की हकीकत जानने की चेष्टा कर रहे हैं। सरदार को सूचित करूं। उसने चंपतराम को धीरजी वीरजी की सारी कार्य प्रणाली के विषय में बताया। ओह, इसका मतलब अब हमें शीघ्र ही खजाने तक पहुंचकर उसे हासिल करना चाहिए। मेरी भी यही राय है महाराज। उसी रात, अरे यह रुस्तम इस प्रकार चोरी छिपी कहाँ जा रहा है? और इसके हाथ में जो थाल ढका हुआ है उसमें क्या है? मैं अभी मालूम करता हूँ। नहीं धीर जी, ठहरो। वह जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, चुपचाप देखते जाओ। सिंहासन के निकट पहुंचने पर रुस्तम ने इधर उधर देखा। अपने आसपास किसी को न पाकर उसने सिंहासन के ऊपर लगे चक्र को घुमा दिया और रुस्तम नीचे दिखाई दे रही सीढ़ियों पर उतरने लगा। ओह, तो यह है किस्सा। राज सिंहासन के नीचे कोई गुप्त द्वार है और आश्चर्य है कि हमें भी यह रहस्य नहीं मालूम। रुस्तम के नीचे जाते ही राज सिंहासन की गद्दी यथास्थान आ गई। मुझे पहले दिन से ही इस सिंहासन में कोई भेद नजर आने लगा था। जरूर महाराज को इसी रास्ते से गायब किया गया है। और यह क्या है? यह फल मैंने रुस्तम के थाल में से गिरते देखा था। इसका मतलब थाल में खाद्य पदार्थ थे और रुस्तम उन्हें लेकर नीचे गया है। अब हमें भी उसके पीछे इस गुप्त द्वार में प्रवेश करना होगा। फिर वीरजी के चक्र घुमाते ही गुप्त द्वार दृष्टिगोचर होने लगा और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। अचानक फर्श पर देखता हुआ धीरजी चौंक कर बोला, यह देखो वीरजी, बकरे की मेंगनी। और हाँ, यहाँ बकरा पहले से ही लाकर रखा गया था। फिर दोनों एक सुरंग में आगे बढ़ने लगे। यह सुरंग न जाने कहाँ पहुँचेगी, अभी पता चल जाएगा। कुछ दूर चलने के पश्चात दोनों ठिठक कर रुक गए। लीजिए महाराज, यह कुछ आहार ले लीजिए। आखिर कब तक आप भूखे प्यासे पड़े रहेंगे? नहीं नहीं, ले जाओ इसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओह, यह तो महाराज की आवाज़ है। उस गुप्त कक्ष में महाराज ही कैद हैं। फल एकत्र करने के बाद, जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं तो चलता हूँ। हे भगवान, यह तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। भूख से मेरा दम निकला जा रहा है और यह कमबख्त फल वापस लिए जा रहा है। अब मैं इसे वापस भी तो नहीं बुला सकता। हाय। उधर जैसे ही रुस्तम सुरंग के मोड़ पर पहुंचा। आ जाओ रुस्तम प्यारे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओह, अरे छनाक, यह आवाज कैसी थी? शायद रुस्तम के हाथ से थाल फिर गिर गया है। चलो देखते हैं। दोनों पहरेदार जैसे ही मोड़ पर पहुंचे। आओ आओ, तुम भी आ जाओ धूर्त ठगो। अरे खतरा! लेकिन इससे पूर्व की दोनों ठग कुछ कर पाते। उनकी तलवारें छीनकर धीरजी वीरजी ने उन्हें तुरंत कई पटकनियां दे डाली। ओह मेरी हड्डियां, मर गया मैं तो। हाय, मरा। मार से दोनों बेहोश हो गए। उन तीनों के बेहोश शरीर वहीं छोड़कर दोनों जासूस महाराज के कक्ष की ओर भागे। वीरजी धीरजी ने द्वार खोलकर महाराज को बाहर निकाला। ओ धीरजी वीरजी, तुम्हें तो हम भुला ही बैठे थे, लेकिन हमें अपना फर्ज अच्छी तरह याद है महाराज। लेकिन महाराज, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले हमें इस सुरंग से निकलना चाहिए। चलो हम इसी समय चलकर उस मक्कार चंपतराम की गर्दन धड़ से अलग कर देना चाहते हैं। नहीं महाराज, सुबह होने को है। इस समय हमारा राज सिंहासन वाले मार्ग से निकलना उचित ना होगा। अगर चंपतराम ने किसी आदमी ने हमें उस मार्ग से निकलते देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए पंछी उड़ जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। कारागार से बाहर आने पर
इस सुरंग से निकलने का कोई अन्य मार्ग भी तो होगा महाराज। हाँ, यह सुरंग सुंदर वन में जाकर खुलती है। तब हम इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। फिर तीनों बेहोश व्यक्तियों को कक्ष में कैद करके वे सुरंग के रास्ते सुंदर वन की ओर चल पड़े। जबकि इधर ठग चंपत राम योजना बन चुकी है। साथियों सुनो, कक्ष के बाहर पहरेदारों के रूप में हमारे 4 साथी मौजूद हैं। तीरथ सिंह, इस कक्ष से बाहर निकलकर तुम टप्पर सिंह की मृत्यु का ऐलान कर दोगे और ध्यान रहे, अर्थी को कंधा बाहर खड़े पहरेदार या तुम ही दोगे, समझ गए? जी हाँ। अब जल्दी बाहर जाओ, तब तक हम खजाने में से बेशकीमती चीजें इस कक्ष में पहुंचवाने का इंतजाम करते हैं। और टप्पर सिंह, तुम भी मरने की तैयारी कर लो, कुछ ही देर बाद तुम्हें मरना है। जो हुक्म महाराज। और फिर कुछ ही देर में योजना के मुताबिक ठग टप्पर सिंह की मृत्यु का समाचार पूरे महल में फैल गया। क्या सन्यासी बाबा नहीं रहे? बड़े ही महान व नेक आत्मा थे। उस दिन अगर वे हमारे नकली राजा का षड्यंत्र विफल न करते तो शायद आज वह ठग चंपत राम सारे राज्य का मालिक बना बैठा होता। सचमुच बहुत बुरी खबर है। हमें तुरंत बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए चलना चाहिए। योजना के मुताबिक राजा बना चंपत राम दुख में डूबा बैठा था। दरबारियों के वहां पहुंचते ही वह बोला, बाबा नहीं रहे। अब उनका अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी जंगल वाली कुटिया में किया जाएगा और शव यात्रा में हम सहित केवल 4 और व्यक्ति शामिल होंगे। तभी एक पहरेदार ठग ने आकर बताया, महाराज, अर्थी का सारा सामान महल में आ चुका है। अब आगे क्या आदेश है? सारा सामान यहाँ लाकर बाबा की अर्थी तैयार की जाए, लेकिन ध्यान रहे केवल 4 ही व्यक्ति यह कार्य संपन्न करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सभी दरबारियों के कक्ष से बाहर निकलते ही अर्थी तैयार की जाने लगी। जल्दी करो, यह खजाना अर्थी में भर दो। और टब्बर सिंह, तुम राज दरबारी के वेश धरकर किसी तरह अर्थी के पीछे पीछे ही महल से बाहर निकल जाना। टब्बर सिंह राज दरबारी का वेश धारण करने के कार्य में लग गया, जबकि इधर बक्से का सारा खजाना अर्थी में भर लिया गया। जल्दी करो, अब इसके ऊपर कपड़ा डालकर इसे बांध दो। कुछ ही देर में अर्थी तैयार हो चुकी थी। वाह, अब किसी को शक नहीं होगा कि इसमें सन्यासी बाबा का शव नहीं बल्कि राजमहल का खजाना है। इस प्रकार आनन फानन में ही शव यात्रा आरंभ की गई। राम नाम सत्य है। मौका पाकर टब्बर सिंह भी राज दरबारी के वेश में महल से निकल भागा। यही मौका है, भाग निकलूं। धीरजी वीरजी राजा चतुरसेन के साथ जल्दी से सुंदर वन को पार कर नगर में महल के पास पहुंचे थे कि ठग चंपत राम अपने साथियों और अर्थी के साथ महल से बाहर निकला। ओह, यह सब क्या हो रहा है? न जाने किसकी अर्थी लेकर जा रहा है यह धूर्त चंपत राम। और शव यात्रा में चंपत राम सहित केवल 5 ही व्यक्ति। भारी गड़बड़ है धीरजी। शीघ्र ही उन्हें एक व्यक्ति से सारी घटना के बारे में पता चल गया। सारी बातें सुनते ही धीरजी वीरजी शव यात्रा की ओर लपके। ठहरो, रुक जाओ। उन्हें अपनी ओर बढ़ते देख चंपत राम को दाल में काला स्पष्ट नजर आने लगा। अतः वह चिल्लाया, भागो, लगता है उन कमबख्त जासूसों को हम पर शक हो गया है। दूसरे ही पल अर्थी उठाए सभी ठग सिर पर पांव रखकर नाक की सीध में भाग पड़े। उफ, भागो, ध्यान रहे अर्थी को नुकसान न पहुंचे, और तेज भागो। अचानक अर्थी को कंधा दिए हुए तीरथ सिंह को ठोकर लगी। उफ, जल्दी करो। और वह लुढ़क गया। उसके गिरते ही अर्थी का संतुलन बिगड़ गया और वह उन तीनों पर आ गिरी। आह, बचाओ। सभी ठग जल्दी से उठे और हड़बड़ाहट में अर्थी को उठाकर भागे, लेकिन इस बार वे एक दीवार से जा टकराए। धड़ाम। तभी धीरजी वीरजी भी वहां आ पहुंचे। ओह, तो यह है अर्थी का रहस्य। सन्यासी बाबा की मृत्यु की सूचना झूठी थी। राज खजाना लूटने की साजिश। चंपत राम अपराधी है और कोई भी अपराधी हमारी निगाहों से बचकर नहीं भाग सकता। सैनिकों, तुम इन सभी ठगों को पकड़ो, हम उस ठग को देखते हैं। धीरजी वीरजी चंपत राम के पीछे लपके। ठग चंपत राम, रुक जाओ, तुम्हारी हकीकत हम पर जाहिर हो चुकी है, अब तुम बच नहीं सकोगे, रुक जाओ। परंतु चंपत राम नहीं रुका। बहुत देर तक इस दौड़ भाग के पश्चात अंततः वीरजी उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। बस, बहुत हो गई ये चूहे बिल्ली की दौड़। आह, मैं मरा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। नहीं,
मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब तो बेटा तुझे काल खोटरी की हवा से माला माल करूंगा मैं। तभी चंपत राम ने वीर जी की कमर से तलवार खींच ली और वीर जी को एक तीव्र धक्का दिया। उफ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जासूस की दुम। तभी धीर जी भी वहां आ पहुंचा और वीर जी यह लो। ओह, तलवार हाथ में आते ही चंपत राम और धीर जी आपस में भिड़ गए। वीर जी ने फुर्ती के साथ पैंतरा बदलकर वार किया। वीर जी के एक के बाद एक किए गए शक्तिशाली प्रहारों को चंपत राम सह न सका और शीघ्र ही धराशायी हो गया। आह! तब तक राजा चतुरसेन भी वहां पहुंच चुके थे। सैनिकों, चंपत राम को हिरासत में ले लो और कल इसे इसके असली वेश के साथ राज दरबार में पेश करो। अगले दिन राज दरबार में तुम्हारे प्रयास की प्रशंसा करनी होगी चंपत राम कि तुमने हमें परास्त करने की नायाब चेष्टा की, परंतु हमारे होनहार जासूसों ने तुम्हारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब बताओ कि तुम्हें हम क्या दंड दें। यह सुनकर चंपत राम बोला, राज खजाना लूटकर मैं आपको शिकस्त देना चाहता था ताकि अपने वायदे के अनुसार आप अपना राज सिंहासन मुझे सौंप दें। अब आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। चंपत राम को 6 माह का कड़ा दंड दिया गया और राजा ने भी अपनी शर्त वापस ले ली ताकि अब कोई दूसरा उसे शिकस्त देने के चक्कर में चंपत राम न बन बैठे। चंपत राम को जब सैनिक ले गए तो राजा ने तीरथ सिंह व टप्पर सिंह से पूछा, हाँ तो तीरथ सिंह, अब तुम जादुई लबादे का रहस्य तो सभासदों को बता दो। ओह, वह लबादा जादुई नहीं था महाराज, बल्कि रुस्तम से राज सिंहासन का रहस्य पता चलते ही हमने वह नाटक खेलकर दोनों राजाओं को बारी बारी से सिंहासन पर बैठने को कहा। फिर मैंने लबादा महाराज के ऊपर डाल दिया, जबकि राज सिंहासन के नीचे पकड़ा लिए हमारा एक ठग साथी तैयार खड़ा था। ओह, जल्दी से यह कल घुमा दूं। कल घुमाते ही राज सिंहासन की गद्दी नीचे धंस गई और महाराज को हमारे साथियों ने गिरफ्तार करके बकरा राज सिंहासन पर बैठा दिया। चलो नीचे उतरो। तभी मैंने लबादा हटा दिया और बकरा आप सबके सामने था। राजा चतुरसेन ने धीर जी वीर जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें विशेष पुरस्कार दिए, क्योंकि उनकी ही बुद्धिमानी से राजा को कैद खाने से छुटकारा मिला था और राज सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ था। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।